हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग यूपीएससी जीएस 3 इंडस्ट्री में कुछ टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। टेलीकॉम सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, एसईजेड, टेक्सटाइल और ये सब हम लोग ट्राई करेंगे इन सभी चीज़ों को कवर करें। सबसे पहले हम लोग टेलीकॉम सेक्टर से स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए विजन 365 इकोनॉमी में हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट्स फिगर्स देख सकते हैं। तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम सेक्टर है और 3 सेगमेंट्स है: वायरलेस, वायरलाइन, इंटरनेट। ये सब हमें पता है। अर्बन रूरल इंडिया में अगर देखना है तो 66 करोड़ कनेक्शंस अर्बन में है, 53 करोड़ रूरल इंडिया में है। तो एक फिगर है, रूरल टेली डेंसिटी कम है 59% की। ये एक हम लोग फिगर ध्यान रख सकते हैं, रूरल टेली डेंसिटी। उसके अलावा इंटरनेट सब्सक्राइबर का संख्या हमें पता होना चाहिए, 83.37 करोड़ है जून 2021 का। एक दो फिगर और है, एवरेज वायरलेस डेटा यूजेज ट्राई के हिसाब से 11 जीबी पर मंथ है, जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है। और कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो देख लेते हैं। ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, 4 मिलियन एडिशनल जॉब्स। और इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वैल्यू चेन, डिजिटल सोवर्निटी, यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन, ये सारी की बातें हो रही हैं। और कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्टर टू 8% ऑफ इंडिया जीडीपी फ्रॉम 6% इन 2017। तो उसको 6% से बढ़ा के 8% कर लेना है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। टेलीकॉम सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। और अभी डायरेक्टली 2.2 मिलियन और इनडायरेक्टली 1.8 मिलियन जॉब्स इस सेक्टर से आते हैं। और हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी क्या है। तो इसमें भी वही बात है कि कंट्रीब्यूशन जीडीपी 6 से 8% कर देना है। 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट हम लोग चाह रहे हैं, $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इसमें आ जाए। एडिशनल 4 मिलियन जॉब, अभी ऑलरेडी 4 मिलियन है, एडिशनल 4 मिलियन जॉब्स आ जाए। और आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग में इंडिया अभी 131 रैंक पे, उससे हम लोग अंडर 50 लाना चाहते हैं। और उसके बाद डिजिटल सोवर्निटी और ब्रॉडबैंड फॉर ऑल। तो ये सारी चीज लिख के हम लोग नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। और उसके कुछ डायमेंशंस हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया और सिक्योर इंडिया। तो नाम से हम लोग जाएंगे। कनेक्ट यानी कि हम लोग कवरेज देना चाहते हैं, यूनिवर्सल कवरेज देना चाहेंगे, यूनिवर्सल कनेक्टिविटी। प्रोपेल में वही बातें हैं, $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, आईपीआर रेजिम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और इंडस्ट्री 4.0 में हम लोग प्रवेश करना चाहते हैं। सिक्योर यानी कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, पीडीपी बिल जो कि एक्ट बन चुका है अभी, और डिजिटल सोवर्निटी। तो ये हमने देख लिया नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के बेसिक्स क्या है, ये हमें पता है टेलीकॉम सेक्टर के बारे में बेसिक। और वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट यानी कि 1.17 बिलियन सब्सक्राइबर हैं। ये भी एक फिगर हम लोग याद रख सकते हैं। डिजिटल डिवाइड में वैसे भी हम लोग सभी फिगर देख लेंगे, कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने स्मार्टफोन हैं, कितने स्मार्टफोन विथ कितने इंटरनेट कनेक्शन है, बहुत सारे इसमें चीजें हैं। अभी इशू टेलीकॉम सेक्टर में क्या है, तो एक डेप्ट रिडन है, 3.6 लाख करोड़ रुपीज। एजीआर लिटिगेशन, ग्रॉस रेवेन्यू का जो इशू चल रहा है 14 ईयर से अंडर लिटिगेशन है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का। उसके अलावा इसमें देख सकते हैं आरओडब्ल्यू रूल्स से संबंधित इश्यूज हैं। हाई स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस, स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस हाई हैं। इलीगल नेटवर्क बूस्टर, जैसे 4G के नेटवर्क बूस्टर्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, आप ऐसे स्पेक्ट्रम को यूज करते हैं जिसके लिए आप पे नहीं कर रहे हैं, तो वो इलीगल होते हैं। इस तरह के भी यूजेज हो रहे हैं। ओटीटी टेलीकॉम कन्फ्लिक्ट है, यानी कि लोग व्हाट्सएप पे अगर कॉल करते हैं, टेलीग्राम पे कॉल करते हैं, तो जो नेटवर्क प्रोवाइडर है उन्होंने जो स्पेक्ट्रम लिया उसके लिए उन्होंने पे किया, तो अल्टीमेटली उनको लॉस होता है। ओटीटी टेलीकॉम कन्फ्लिक्ट इसे कहा जा रहा है। ई वेस्ट जनरेशन में टेलीकॉम सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड ऑल। तो हमने चैलेंजेस देख लिए हैं। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का जो मैटर है वो लिटिगेशन में चल रहा है। और इनसफिशिएंट फिक्स लाइन पेनिट्रेशन है 25%, ये भी हम लोग एक लिख सकते हैं। तो उसमें क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर में, ठीक है। तो टीटीडीएफ फंड है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। 4 ईयर मोराटोरियम ऑन एजीआर पेमेंट एंड स्पेक्ट्रम ड्यूज, तो मोराटोरियम भी मिल गया है। रेशनलाइजेशन ऑफ एजीआर बाय एक्सक्लूडिंग नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एजीआर प्रोस्पेक्टिवली। तो उसमें क्या है, द टेलीकॉज द टेलकोज would not have to pay any spectrum SUC for airwaves acquired in future auctions। फिर उसमें क्या है, लाइसेंस वगैरह को सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये सब आ जाएगा। डीएलआई स्कीम है, डिजाइन लेड इंसेंटिव। और
अमेंडमेंट टू द इंडियन टेलीग्राफ ROW रूल्स 2016 फॉर रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द टेलीकॉम नेटवर्क। तो ये हमने स्टेप्स, जो सरकार क्या स्टेप्स ले रही है, ये भी हमने देख लिया। ऑक्शन कैलेंडर के बारे में भी है, ऑक्शन कैलेंडर को फिक्स कर दिया गया है। सेल्फ डिक्लेरेशन, अभी cumbersome requirement of licenses under 1953 custom notification for wireless equipment have been replaced with self declaration। ठीक है, तो अगर आप मंगा रहे हैं कोई वायरलेस इक्विपमेंट को, तो उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन भी आप दे सकते हैं। ऑक्शन कैलेंडर हैज बीन फिक्स्ड, DLI है, और रेशनलाइजेशन ऑफ AGR है। AGR पेमेंट में अभी 4 ईयर का मोरेटोरियम मिल गया है, और ROW रूल्स को चेंज किया गया, TTDF बनाया गया है। आगे क्या है, हेल्थ एंड, ये तो ठीक है, उसमें हमने देख लिया कि टेलीकॉम सेक्टर में क्या चैलेंजेस हैं, क्या किया जा रहा है, क्या पॉलिसी है, क्या एम है। अभी नेक्स्ट है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022, ये हम लोग थोड़ा देखना चाहेंगे। तो इसमें क्या, कंसोलिडेट एंड अमेंड एग्जिस्टिंग लॉज। तो टेलीकॉम सेक्टर में कौन कौन से लॉज हैं, ये है IT एक्ट है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जिसे कहते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी एक्ट 1933, और टेलीग्राफ वायर अनलॉफुल पोजीशन एक्ट 1950 ट्राई। ये सारी चीजें हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ लेजिस्लेशंस हैं जो कि काफी पुरानी हो गई हैं, और समय के साथ अब उनको चेंज करने का उसमें आवश्यकता हो गया। तो ज्यादा चीजें नहीं है इसमें, अब बिल्कुल शॉर्ट में मैंने यहाँ पे पॉइंट्स को समराइज कर लिया। OTT का डिफिनेशन वगैरह इंक्लूड किया है, क्योंकि एक नया फिनोमेना हाल के कुछ वर्षों में OTT आया है। और ROW रूल्स, एडजस्टेड जो रेवेन्यू है AGR का, हैरासमेंट कॉल्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये सब संबंध में इसको जो टेलीकम्युनिकेशन बिल में चीजें ऐड की गई हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंडस्ट्री में ही टूरिज्म सेक्टर पे आ जाते हैं। तो टूरिज्म सेक्टर में कुछ फिगर्स हम लोग को देख लेना है। रैंकिंग क्या है, सबसे पहले ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 वो निकालता है WF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया इंडिया का रैंकिंग है 54, 117 कंट्रीज में, बहुत अच्छा नहीं है। और NCAER का कहना है, नेशनल काउंसिल ऑफ समथिंग इकोनॉमिक रिसर्च, कुछ ऐसा होगा, तो टूरिज्म वॉन्ट रिटर्न टू प्री पैंडेमिक लेवल टिल 2026। NCAER का भी एक डेटा है। तो टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो कि पैंडेमिक से बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है, और ये GDP से भी दिख रहा है। 2019 में 7% ऑफ GDP हुआ करता था, 2020 में आके 4.7% ऑफ GDP रह गया है टूरिज्म सेक्टर। ठीक है, और कुछ कुछ फ्रेजेस जैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट वगैरह यूज करेंगे, देखते विजन में क्या है। तो ये 54th रैंक है ग्लोबल ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स WF वाला, एंड नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के हिसाब से प्री पैंडेमिक लेवल 7% था 19 में, 24.7%, थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है। ऑब्जेक्टिव है आइकॉनिक टूरिज्म साइट इनटू वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, ब्रांड इंडिया फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। एक ब्रांड इंडिया बनाना, मेडिकल टूरिज्म हम लोग जानते हैं, जो हमारे बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में, तो बाहर से भी कई टूरिस्ट आते हैं मेडिकल टूरिज्म में। माइस माइस एक टर्म है, आप समझ लीजिए, मीटिंग, इन कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन। तो ये माइस जो हो जाते हैं, तो उसमें अभी करंटली 1% ही है टूरिज्म के, उसको 2% लेके जाना है। तो माइस को 1% से 2% लेके जाना है। धर्मशाला डिक्लेरेशन, $250 बिलियन कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म टू GDP बाय 2030, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे। और 1 ट्रिलियन बाय 2047, सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, वीजा रिफॉर्म, ईज ऑफ ट्रैवल, ट्रैवल फ्रेंडली इमिग्रेशन फैसिलिटीज, एयरपोर्ट, ओपननेस टू इंटरनेशनल ट्रैवल। तो ये सारे एक ऑब्जेक्टिव्स हैं जिससे कि हम लोग अपने टूरिज्म सेक्टर को बेहतर बना सकते हैं। उनमें देखा माइस टूरिज्म को 2% तक बढ़ा देना है। धर्मशाला डिक्लेरेशन है $250 बिलियन, वीजा ऑन अराइवल, करेंसी फ्लक्चुएशन, यूनिफाइड पोर्टल एक भारत श्रेष्ठ भारत, 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से है, डिजिटल डेटाबेस बनाने की बात हो रही है, निधि 2.0, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। स्किलिंग के लिए क्या है, अभी जैसे उसमें क्या क्या किया जा रहा है, तो लक्ष्य तो है ही, लेकिन कुछ चीजें हम लोग उसमें कंक्रीट देख लेते हैं। जैसे वीजा ऑन अराइवल है, एक एक पोर्टल बनाया गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से है। एक डिजिटल डेटाबेस बनाया जा रहा है, निधि 2.0, जो कि
डेटाबेस है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। स्किलिंग के लिए क्या है? साथी। सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में उसको असेस करने का, अवेयरनेस जगाने का और ट्रेन करने का। और पार्टनरशिप किया गया क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, क्यूसीआई के साथ पार्टनरशिप। तो एक स्किलिंग भी किया जा रहा है। मेडिकल टूरिज्म पे भी ध्यान देना है। उसके अलावा और भी स्कीम्स जैसे प्रसाद है, उड़ान जो कि आरसीए है, उड़े देश का आम नागरिक, स्वदेश दर्शन, फिर रूरल टूरिज्म, एलजीएस, सीएटीएस। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या है। लोन गारंटी स्कीम एलजीएस, कोविड अफेक्टेड टूरिज्म सेक्टर। तो उसके लिए क्या, अप टू 10 लाख कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जा रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर को अब बूस्ट करने की जरूरत है, रिजुविनेट करने की जरूरत है, जो कि बहुत एक पैंडेमिक है जिसने शॉक झेला है। तो उसके लिए है कि लोन गारंटी स्कीम एलजीएस, फिर फॉर कोविड अफेक्टेड टूरिज्म। स्वदेश दर्शन 2.0 है, थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट है। प्रसाद है, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन, स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। प्रसाद याद रखेंगे, स्वदेश दर्शन याद रखेंगे, एलजीएस सीएटीएस याद रखेंगे, आरसीएस उड़ान, और माइस नेशनल स्ट्रेटजी ऑन माइस मेडिकल वेलनेस एंड रूरल टूरिज्म। इश्यूज क्या है? लग्जरी टूरिज्म टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, पुअर इंफ्रा एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी कंसर्न, वेल फंडेड लार्जेस्ट बी टू बी कंपनी लाइक मेक मेट्रिक क्लियर ट्रिप गिविंग टफ कंपटीशन टू स्मॉल प्लेयर्स। तो एक प्रकार से हम लोग देखेंगे इसमें भी मोनोपोली या डुओपोली है, जैसे कि हम लोग फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स में देखते हैं। रीजनल कंपटीशन फ्रॉम सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, रिलायबल डेटा स्टेटिस्टिक्स नहीं है, तो उसके लिए हम लोग भी तो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। डेटा वाला हमने पॉइंट देखा यहाँ पे कि निधि 2.0। और वे फॉरवर्ड क्या है? हेल्थ एंड सैनिटेशन इंफ्रा। राजस्थान सरकार ने उसको इंफ्रा स्टेटस दिया टूरिज्म को, ये ध्यान रख सकते हैं। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट इन हॉस्पिटैलिटी, इसके लिए क्या था? साथी। डाटाबेस के लिए निधि 2.0। प्रमोशन मार्केटिंग स्पेशली विद कल्चरल साइट, तो कल्चरल साइट्स को और बढ़ावा देना है। सस्टेनेबल टूरिज्म भी हम लोग जान रहे हैं क्या है सस्टेनेबल टूरिज्म। उसमें बस इन्वायरमेंटल तरीके से सस्टेनेबल हो, सोशियो कल्चरल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और वायबल ऑपरेशन होना चाहिए, और सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट होने चाहिए स्टेक होल्डर्स को। सोशियो कल्चरल, तो इसमें क्या है? रिस्पेक्ट द सोशियो कल्चरल ऑथेंटिसिटी ऑफ होस्ट कम्युनिटीज एंड कंजर्व देयर बिल्ड एंड लिविंग कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज। इन्वायरमेंटल क्या? ऑप्टिमल यूज ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, इसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, नेचुरल हेरिटेज एंड बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बातें हैं इसमें। कुछ अब कीवर्ड यूज कर सकते हैं जैसे ग्रीन टैक्स और टूरिस्ट व्हीकल है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर करना है, रेगुलेटेड टूरिज्म करना है, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप उसको लिख सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर। तो विजन के 22 में है इंश्योरेंस सेक्टर, पेज नंबर 97। तो इंश्योरेंस सेक्टर के कुछ हम लोग चीज देख लेते हैं। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना है? सबसे पहले 4.2 ओवरऑल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन FY21 एंड $78 ओवरऑल इंश्योरेंस डेंसिटी इन FY21। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड में दो पैरामीटर्स होते हैं, दो इंडिकेटर्स होते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर आपका कैसा फंक्शन कर रहा है। एक है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और दूसरा इंश्योरेंस डेंसिटी। तो दोनों में अब अगर फिगर याद रखें तो बहुत अच्छा, 4.2% है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी है $78। 78। ठीक है, और अभी हम लोग देख लेते हैं, जैसे इस फिगर में अपडेटेड है हमारे पास 91 हो गया, 21, और इससे पहले था 11.5 डॉलर हुआ करता था 2001 में। और अभी की स्थिति वो 78 देख रहे हैं, वो शायद पहले का 19-20 या उस समय का होगा। अभी करेंटली 91 ये हो चुका है, $91। तो यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 टाइम्स बढ़ गया है पिछले 20 सालों में इंश्योरेंस डेंसिटी। ठीक है, और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, तो वो हमने देखा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 4.2% ओवरऑल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है। ठीक है, और 83% इज द प्रोटेक्शन गैप, 57 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 24 लाइफ इंश्योरेंस, 33 नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, बट इंपॉर्टेंट वही है कि आप इंश्योरेंस डेंसिटी पता होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 3.2% है और 4.
ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है 3.7% ऑफ जीडीपी 1920 में, और 4.2% है 2021 में। तो ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हो गया, हमने देखा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। और दूसरा इंश्योरेंस डेंसिटी। ये सारे डेटा कौन दे रहा है? IRDAI। एफडीआई को बढ़ा के 49% से 74% कर लिया गया, ये फिगर भी हमें पता है। और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की जहां बात हो रही है तो ग्लोबल का भी अगर आप डाल देंगे तो उससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोग पीछे हैं। ग्लोबल एवरेज है 6.3%। ओके, 6.3% is the global average, and right now we are on 4.2%. Insurance density is $91. Life insurance penetration is 3.2%. Now issues क्या क्या हैं? तो सबसे पहले low penetration है। 8 to 10% rural India has life insurance and only 4.2% of the GDP. तो ये penetration कम है। मिसिंग मिडिल है। देखिए, ये समझिए कि पुअर जो है उनको सब्सिडाइज स्टेट इंश्योरेंस मिल जा रहा है, जैसे कि PMJAY है या अटल पेंशन है। और जो वेल ऑफ है, जो टॉप 5% 10% लोग हैं, वो प्राइवेट इंश्योरेंस ले रहे हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है इंडिया का, वो इंश्योरेंस नहीं ले रहा है। लैक ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट इनोवेशन और रिसर्च की कमी है। अवेयरनेस, फ्रॉड, टैलेंट मैनेजमेंट, क्लेम्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों की कमी है। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्कीम्स है, ये सारी चीज़ तो हम लोग जानते हैं। स्कीम से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अमेंडमेंट एक्ट 2021, FDI 49 से 74 हम लोग देख चुके हैं। इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2015, ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, जन PMJAY, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, फसल बीमा योजना जैसे क्रॉप इंश्योरेंस, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। तो स्कीम्स काफी सारे हैं, स्टेट स्कीम्स हैं। और हम लोग वे फॉरवर्ड में हमेशा टेक की बात कर सकते हैं, AI की, डेटा एनालिसिस की, और फ्रॉड्स वगैरह के लिए गवर्नमेंट क्या साइबर सिक्योरिटी, और ये सारी चीजें करके हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर को लिख सकते हैं। फाइनली अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, SEZ, दैट इज पेज नंबर 135 पे हम लोग आएंगे SEZ के लिए। ओके, तो SEZ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं। कौन से एक्ट के तहत बने हैं, ये हमेशा ध्यान होना चाहिए। SEZ एक्ट 2006। क्यों? प्रमोट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग, तो एक्सपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। और वहां पे क्या, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना है। द ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट, वहां पे ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स हैं। और एक्सेस टू क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कुछ चीजें वहां पे क्या बेनिफिट मिला, इसी से आप समझ सकते हैं। SEZ एक्ट से बने हैं। SEZ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वहां पे बेहतर है, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट है, एक्सेस टू क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और वो होता है यहाँ पे डीम टू बी फॉरेन टेरिटरी, ये हमेशा आप ध्यान रखें कि जो SEZ होते हैं दे आर डीम टू बी फॉरेन टेरिटरी। मतलब कि वहां से जो डोमेस्टिक मार्केट में आ रहा है वो इंपोर्ट में आएगा, और वहां से जो डोमेस्टिक मार्केट से SEZ जा रहा है वो एक तरह से एक्सपोर्ट में आएगा। 268 अभी हमारे ऑपरेशनल SEZ हैं। और FY6 में हम लोग देखते हैं 22,840 करोड़, यानी कि करीब करीब 23,000 करोड़ FY6 में था एक्सपोर्ट, जो कि बढ़ के अभी 7.59 लाख करोड़ FY21 में चला गया। तो ये फिगर, इसे देखिए कितना मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया है ये। तो काफी ज्यादा एक्सपोर्ट बूस्ट हुआ है। 2.35 मिलियन जॉब्स, ये भी ध्यान रखना है। और इतना 7.59 लाख करोड़ अभी इसमें एक्सपोर्ट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट 6.17 लाख करोड़ FY21 तक हुआ है। तो ये कुछ फिगर्स हैं, हम लोग SEZ के बारे में ध्यान रख सकते हैं। और उसमें और क्या चीजें हो रही हैं वो तो हमने अभी जस्ट देखा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स एग्जेम्पशन। तो चैलेंजेस क्या है? इशू विद WTO, export incentive given to unit in SEZ have been characterized as, इसको ध्यान देंगे,
मार्केट डिस्टोर्टिंग सब्सिडी अंडर डब्ल्यूटीओ। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जैसे विड्रॉल ऑफ टैक्स कंसेशंस, सनसेट क्लॉज, मैट लगा दिया गया, मिनिमम एप्लीकेबल टैक्स है, ग्लोबल कंपटीशन है, रेस फॉर अट्रैक्टिंग इंडस्ट्री, जैसे कि बिजनेसेस शिफ्ट हो रहे वियतनाम फिलीपींस में, अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, जैसे काफी सारा लैंड है, 20,000 हेक्टेयर ऑफ एसईजेड लैंड, या 10 करोड़ स्क्वायर फीट ऑफ बिल्डअप एरिया इन वैकेंट इज लाइंग वैकेंट इन एसईजेड। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एनएमपी में ले जा सकते हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद स्टेट्स, बिजनेस विल हैम्पर द आउटपुट फ्रॉम एसईजेड, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है बिजनेस यूनिट्स के लिए। और क्या है इसमें डिसएडवांटेज विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक सेल्स, एसईजेड हैज मर्ड फॉर सेवरल हर्डल्स, जैसे क्या पेमेंट ऑफ फुल कस्टम ड्यूटी ऑन एंड प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड टू पे इन फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज इन डॉलर्स। तो ये सारे कुछ समस्याएं हैं एसईजेड में। ठीक है, मैट हो गया, फिर इसमें देख लेते सनसेट क्लॉज, अंडर यूटिलाइज्ड वैकेंट लैंड, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद स्टेट, डिसएडवांटेज विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक सेल्स, फॉर कस्टम ड्यूटी, फुल कस्टम ड्यूटी उन्हें देना होता है, और पे इन फॉरेक्स, इनकंसिस्टेंट विद डब्ल्यूटीओ, मार्केट डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी, कंपटीशन फ्रॉम एशियान। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं देश बिल 2022 क्या है। तो देश है डोमेस्टिक एंटरप्राइज एंड सर्विसेज हब, DESH बिल 2022। इसमें क्या ओवरऑल द एसईजेड जो समस्याएं थी उसी का सॉल्यूशन होगा। तो बूस्ट टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, विल मूव फ्रॉम द अप्रोच ऑफ प्रायोरिटाइजिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन मॉडल एंड फैसिलिटेट एंट्री टू डोमेस्टिक मार्केट, दिस विल गिव अ बूस्ट टू डोमेस्टिक। मतलब कि अब सिर्फ पहले जो उसकी परिकल्पना थी एसईजेड की कि सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना है, अभी ऐसा नहीं है, यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में भी एंट्री शुरू होगा, वो भी एक प्रायोरिटी में आएगा। तो डोमेस्टिक के लिए मैन्युफैक्चरिंग होगा। ठीक है, दूसरा कस्टम ड्यूटी ऑन फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम देश विल बी रेशनलाइज्ड, ड्यूटी विल पेड ओनली ऑन इम्पोर्टेड इनपुट एंड रॉ मटेरियल। तो जो कस्टम ड्यूटी फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं डीम टू बी फॉरेन टेरिटरी हो जाता है एसईजेड, तो जो कस्टम ड्यूटी फाइनल प्रोडक्ट में है उसको रेशनलाइज किया जाएगा, जो ड्यूटी लगेंगे वो ओनली इम्पोर्टेड इनपुट एंड रॉ मटेरियल पे लगेंगे, ना कि पूरे प्रोडक्ट पे लगेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी उसका उस समस्या का समाधान हो गया कि उसमें फुल कस्टम ड्यूटी लग रहा है एंड प्रोडक्ट पे, ये हमने अभी जस्ट यहाँ पे देखा था फुल कस्टम ड्यूटी, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो गया। और तीसरा मैंडेटरी पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज विल बी रिमूव्ड, रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग नेट फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव cumulatively in 5 year will also be repealed। तो जो मैंडेटरी पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज वाला जो है कंडीशन, उसको भी रिमूव कर दिया गया है, देश बिल में करने की बात की गई है। और नेट फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव जो 5 साल में बनने के लिए मैंडेटेडली था, उसको भी, उस कंडीशन को भी, उस रिक्वायरमेंट को भी हटा दिया गया है। और उसके बाद इक्वलाइजेशन लेवी फॉर गुड और सर्विसेज सप्लाइड टू द डोमेस्टिक मार्केट टू ब्रिंग टैक्सेस एट पार विद दोज प्रोवाइडेड बाय देश। ठीक है, तो जो इक्वलाइजेशन लेवी लगा के उसको बेसिकली जो एम है कि जो एसईजेड से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो डोमेस्टिक मार्केट में भी हमारे compete कर पाए, एक्सपोर्ट में तो हो ही रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में भी आ पाए, उसके लिए इक्वलाइजेशन लेवी भी लगने की बात हुई है। रेगुलेटरी रिफॉर्म क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन एसईजेड एंड कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन विल बी इंश्योर्ड, कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसईजेड विल बी मेड फुली IT ड्रिवन। ठीक है, ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस, facilitate time-bound approval, फिर partnership with the states, equal part in development and promotion of SEZ hubs, seamless coordination. A state board will oversee the functioning of hubs, warehouse trading. ठीक है, तो अल्टीमेटली कंक्लूड वही $5 ट्रिलियन यूएस, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी USD, यही हमारा एम है। उसी के लिए हम लोग एसईजेड में क्या चाहते हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, क्वालिटी जॉब्स हो, ये सारी चीजें हम चाहते हैं। तो दिस इज हाउ we'll write the SEZ question. Now, the next topic is electronic industry. This is the last topic. उसके बाद हम लोग next lecture में सारे चीज़ों को cover कर लेंगे। So vision 22 page 88 पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इन इंडिया। तो उसका कुछ की फिगर है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 3.6% to country GDP and expected to contribute 6.4% in few years. Electronic sector. Domestic production in electronics has increased
$29 बिलियन से $67 बिलियन तक डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बढ़ा है। नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स टू 2019 सेट अ टारगेट ऑफ $400 बिलियन टर्नओवर बाय 2025। तो अभी $67 बिलियन ही है, लेकिन उसको हम लोग ले जाके $400 बिलियन तक लेके जाना चाहते हैं। और इंडिया कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट साइज एस्टिमेटेड एट $71 बिलियन in 2021 and expected to reach $73 बिलियन in 2022। तो मतलब मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट का भी कुछ साइजिंग दिया हुआ है यहाँ पे। लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक गुड कौन कौन से हैं? पहले सबसे एक नंबर पे यूएसए है, फिर यूएई, चाइना। एंड एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड ग्रोथ बाय ऑलमोस्ट 88%। 13-14 में $6 बिलियन का था और अभी कितना हो गया? ऑलमोस्ट $12 बिलियन। तो हम लोग ऐसे भी रफली कह सकते हैं कि डबल हो गया है। पिछले 6-7 सालों में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इंडिया से डबल हो गया है। और कहाँ जा रहा है? तो यूएसए, यूएई, चाइना जा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट कितना है? $73 बिलियन का है। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है? अभी $67 बिलियन का है। टारगेट क्या है? $400 बिलियन बाय 2025 है। 3.6% टू जीडीपी, जिसको बढ़ा के 6.4 करना है। तो ये हमारे बेसिक चीज हो गया। अभी है नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 में और भी कुछ चीजें हैं। 1 बिलियन मोबाइल हैंडसेट बनाने हैं और सोवरेन पेटेंट फंड। ठीक है। और इसमें यह भी किया गया कि ये जो लक्ष्य था $400 बिलियन का, उसको रिवाइज करके $300 बिलियन, उसको फिर रिवाइज किया गया और एस्टिमेट लगाया गया कि $300 बिलियन तक तो हमें कम से कम पहुंचना ही है 2026 तक। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को $300 बिलियन तक का लेके जाना 2026 तक। और एक्सपोर्ट्स भी हम लोग देख रहे हैं 21-22 में 16 तक चला गया है। 6 से 16 मतलब कि डबल से भी बढ़ गया है। हम लोग लास्ट फिगर देख रहे थे 12 पॉइंट समथिंग था, वो 2020 से पहले का था। अभी 21-22 में $16 बिलियन चला गया, जो कि $6 बिलियन था 13-14 में। यूएसए लार्जेस्ट इंपोर्टर है, हम लोग जान ही रहे। यूएसए है, यूएई है, चाइना है। और अभी हम लोग कुछ इसमें इश्यूज देखेंगे और देखेंगे स्कीम्स। इश्यूज क्या है? स्मॉल प्रेजेंस ऑफ इंडियन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 1 to 2% है सिर्फ इंडिया प्रेजेंस। ये डबल से ज्यादा होने के बावजूद भी फिजिकल इंफ्रा गैप लाइक पावर शॉर्टेज, बेसिक यूटिलिटी नहीं है। एक तो स्किल्स नहीं होंगे, तो सबसे बेसिक है। इन लोअर इनकम टैक्स एग्जम्पशंस एंड रिडक्शंस टू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर। तो मतलब पॉलिसी जितना सपोर्ट कर रही है वियतनाम और चाइना में, उतना इंडियन पॉलिसी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सप्लाई चेन लॉजिस्टिकल कॉन्स्टेंट, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रॉ मटेरियल, lack in manufacturing of components that are labor intensive given the ability of cheap and skilled manpower। ट्रेड बैरियर क्या है? हाई इम्पोर्ट ड्यूटी, एडिशनल स्टेट लेवल टैक्सेस, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, लैक ऑफ एफटीए विद डेवलप्ड। तो ये सारे कुछ उसमें इश्यूज हैं। स्कीम में आप एक तो स्कीम जरूर बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर स्पेक्स। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेंशन इट। स्पेक्स। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी 2.0, वर्ल्ड क्लास इंफ्रा फैसिलिटी एमिनिटी होगा। मेक इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन इनोवेशन। पीएलआई स्कीम, फाइनेंशियल इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट से संबंधित भी एक प्रश्न है, तो पेज नंबर 395 पे, तो उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, despite having all essential element in place, India lags far behind China, Vietnam in global value chain of electronic products। तो इसमें देख लीजिए, चाइना का क्या है? एक्सपोर्ट 70 टाइम्स है और वियतनाम का 11 टाइम्स है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट। तो ये एक अच्छा ट्रेंड नहीं है इंडिया के लिए। और उसमें हम लोग देखते हैं जीवीसी एक्सपोर्ट, देखिए हम लोग देखिए 1.5% है और उसको $300 बिलियन 2025 तक। अभी हमने देखा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो था 2019 का, तो पहले 400 बिलियन टारगेट था, अभी $300 बिलियन का ही हो गया है। अभी करेंटली 75 के करीब है, तो अभी भी हमें ऑलमोस्ट 4 गुना करना है। और एफडीआई
in electronics is less than 1% of total FDI inflow because of the labor laws, land acquisition issues, uncertain tax regime. तो मतलब एफडीआई भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं हो रहा है, ज्यादातर सर्विसेज में हो रहा है, टेलीकॉम में हो रहा है, हमने देखा है, इंश्योरेंस में हो रहा है. रेगुलेटरी एंड मॉनिटरिंग लैक्यूनास, न्यूमरस फीस, फॉर्म्स, फीस, इंस्पेक्शंस, तो ये सारे कंपटीशन भी है. स्कीम्स हमने देख लिया, पीएलआई देख लिया, स्पेक्स देख लिया, मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ईएमसी 2.0 एमसिप्स है. Solve the problem of capital requirement by providing subsidy of 25-30% on capital investment in ESDM, Electronic System Design and Manufacturing Industry. Priority sector in the Make in India, National Policy of Electronics. ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं.